गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। और सबसे पहले थैंक यू टू ऑल व्यूवर्स। बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे हैं और सब्सक्राइबर्स भी दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ। मतलब कहीं ना कहीं पे हमारा जो यूथ जो है, जो इंजीनियर्स जो है, उनको 30 मिनट्स का सच अ बोरिंग वीडियो भी उनको लग रहा है कि देखना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ क्रिंज वीडियो। ओके, ये कोई क्रिंज वीडियो नहीं है, आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बना रहा है। ये वीडियो किसी का लाइफ बना सकता है, किसी का कैरियर बना सकता है। अगर कोई भी ग्रेजुएट इंजीनियर्स या ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स अगर मेरा वीडियो को वॉच करता है, तो एक एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ उसको ग्रास्प करें और उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें लाइफ में, और आपको एक डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं कंस्ट्रक्शन से मेरा कैरियर मैंने तकरीबन 30 इयर्स मैंने बहुत सारे पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन प्लांट्स, इंडिया में भी रिलायंस फेज 2 में भी मैंने काम किया है। सूरत में हजीरा प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, मैंगलोर रिफाइनरी में काम किया, और ऑक्सीजन प्लांट जिंदल विजय स्टील ऑक्सीजन प्लांट बल्लारी में कर्नाटक में उधर काम किया। और उसके बाद बहुत सारे प्लेसेस सऊदी अरेबिया में मैंने काम किया, याम्बू में, यानपेट एक्सपांशन, साबिक कप वेरियस प्रोजेक्ट्स में। और उसमें से जो प्राइड है, मैं अपने आप को थैंकफुल बोलना चाहता हूँ कि 2 पावर प्लांट जो है, एक तो आई थिंक इन द एशिया इट इज़ द बिगर वन, और रासल केयर पावर प्लांट, उसमें से 3 यूनिट हम लोगों ने किया, उसका मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। और दूसरा जो है मराफिक, IWP मराफिक का जुबेल में पावर प्लांट था, उसका 2 यूनिट मैंने किया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 3। सो आई फंक्शन एज अ साइट मैनेजर। ओके, सो रोल क्या होता है कि हम लोग का एज अ साइट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर, इट्स अ फुल ऑफ स्कोप को स्टडी करना पड़ता है। जिस तरह से प्लानिंग करने के वक्त हम लोग प्लानर के साथ बैठ के हर एक चीज़ को डिफाइन करते, ड्यूरेशन वगैरह, उसके हिसाब से मुझे आई हैव टू रन बिहाइंड दैट स्केड्यूल, और आई हैव टू मेक श्योर द इंजेक्ट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, मैन पावर रिसोर्सेस एंड रिक्वायर्ड इक्विपमेंट रिसोर्सेस। ओके, और उसके बाद हर एक टीम को एक टारगेट सेट करना पड़ता है मुझे, हर एक पर डे का मुझे टारगेट सेट करना पड़ता है, हर एक इक्विपमेंट को एक टारगेट सेट करते हैं हम लोग, कितना टनेज एक क्रेन्स उठा है। मेरे पास 14 क्रेन्स था, और कितना ट्रेलर्स वगैरह था, कम से कम 10 के आसपास में ट्रेलर्स थे। एक ट्रेलर का लो बेड का जो वेट होता है, मतलब कैपेसिटी होती है, नॉर्मल फ्लैट बेड का जो कैपेसिटी होती है, इट इज़ 25 टन। तो मिनिमम 20 टन हम लोग उसमें लोड करके स्ट्रक्चर लेके आता है। सो 10 ट्रेलर, 5 ट्रेलर लेके आता था, 5 ट्रेलर लेके वापस जाता था, मतलब इट्स गोइंग बैक विद एम्प्टी एंड लोडिंग इट। तो ये जाता है ऐसा, मतलब कम से कम 2-3 क्रेन जो है उधर यार्ड में हमारा खड़ा रहता था, और कम से कम 10 के आसपास में क्रेन जो है, यानी कि 8 के आसपास में क्रेन जो है, इट वॉज देयर इन द यार्ड। आई मीन प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन करता था। एक क्रेन का हम लोग टारगेट देते थे तकरीबन 10 टन, 10 टन्स मिनिमम। ओके, आप ये मत सोचो कि 10 टन, अगर 10 टन का एक स्ट्रक्चर अगर होता है, कभी कभी कॉलम्स वगैरह जो है, एक एक कॉलम्स रहता है, या 2-2 टन का कॉलम्स रहता है, सैंडविच कॉलम्स रहते हैं, तो स्टार कॉलम्स यू कैन से, स्टार कॉलम्स रहते हैं, तो इट विल बी लाइक 2 टन, यानी कि 10 इंस्टॉल कर दिया तो पर डे 20, कभी कभी हम लोग 10-15 इंस्टॉल कर देते थे पर डे, होता है। लेकिन जब छोटा बीम्स का जो इंस्टॉलेशन का, जो फ्लोर बीम का जो इंस्टॉलेशन का टाइम आता है, बहुत टाइम लगता है इसमें, अलाइनमेंट, उसको सेट करना, उसको वो पूरा पर डे का हमारा टारगेट था मिनिमम 10 टन पर क्रेन। ओके, ये हमारा टारगेट था। और हमारा जो मंथली टारगेट था 4 मिलियन का इनवाइस निकालना। ओके, 4 मिलियन हमारा इनवाइसिंग का टारगेट था। तो इसी हिसाब से टारगेट रख के हम लोग उस पर चलते थे। सो आई एम सेइंग दैट जो भी यंगस्टर्स, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वालिटी में एक इंजीनियर्स का क्या रोल रहता है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का, इलेक्ट्रिकल का ऑलरेडी मैं कवर कर लिया था। अब इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आया तो सेम चीज़ है, इसमें भी केबल स्केड्यूल है। ओके, पहला जो ITP में, जो इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान में पहला जो है मटेरियल है, वो मटेरियल में सबसे पहला जो है सेम चीज़ जो हमने बोला, केबल ट्रे, इंस्ट्रूमेंटेशन में परफोरेटेड केबल ट्रे और कॉन्ड्यूट्स होते हैं, और दूसरा जो होता है ट्यूबिंग होता है। एक एडिशनल इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, ट्यूबिंग होता है। जितना भी कंट्रोल वाल्व्स होता है वो रन करता है बाय यूजिंग द एयर। उसको जो ऑन ऑफ करना होता है, उस वो
बाय न्यूमेटिक इसमें करता है. इट इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम द कंट्रोल रूम, लेकिन इट इज़ ओपन ऑन ऑफ जो होता है वो नॉट विद इलेक्ट्रिकल, इट इज़ विद थ्रू न्यूमेटिक प्रेशर में उसको ऑपरेट किया जाता है. ओके, कितना परसेंटेज वॉल ओपन रहना है, कितना क्लोज रहना है, कौन सा टाइम तक ओपन रहना है, कौन सा टाइम तक क्लोज रहना है, वो पूरा कंट्रोल रूम से उसको ऑपरेट किया जाता है. सो दिस इज ट्यूबिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. सो ट्यूब फिटर एक अच्छा सा हम लोग चूज़ करते हैं उसमें, वो इंस्ट्रूमेंटेशन के इसमें. सो क्या क्या आता है आपका? आ गया केबल ट्रे, परफोरेटेड केबल ट्रे. इंस्ट्रूमेंटेशन में केबल्स आ गए. केबल्स में कौन सा आता है? केबल्स में आपको IS, NIS, सिग्नल केबल्स और FOC. ओके, और कंट्रोल केबल भी होता है, वो भी हम लोग कभी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन में कवर कर लेते हैं. और आपका ग्राउंडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ग्राउंडिंग होता है. ओके, ग्राउंडिंग केबल्स होता है, और दोज आर द थिंग्स. और उसमें क्या, और एक चीज़ क्या रहता है कि आपका कार्ड रहता है इंस्ट्रूमेंटेशन में. आपका DCS पैनल में हम लोग वो कार्ड इंस्टॉल करते हैं. सो कार्ड में 16 इसका ये रहता है. उसके बाद 16 पैस का सेटअप रहता है. और आपका JB होता है फील्ड में JB रहता है. और इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या रहता है? इंस्ट्रूमेंट्स रहता है. क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है? टेम्परेचर ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, एनालॉग भी रहता है. ओके, दोनों डालते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्लांट में कभी कभी कुछ ना कुछ वजह से इंस्ट्रूमेंटेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो एनालॉग हमेशा एक रखते हैं. प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज एनालॉग भी रखते हैं. लेवल ट्रांसमीटर रहता है. टैंक वगैरह जो है लेवल ट्रांसमीटर रहता है, वो अलग अलग टाइप का रहता है. कोई लेज़र टाइप का रहता है, कोई मैनुअल एनालॉग टाइप का भी रहता है. दोनों प्रीफर करते हैं. यूजुअली अभी क्या करते मैक्सिमम दे विल गो विद इंस्ट्रूमेंटेशन. कभी कभी हाई टेम्परेचर में ना इंस्ट्रूमेंटेशन काम करना बंद कर देता है. 54 प्लस में ना, 54 एम्बिएंट टेम्परेचर बोलोगे तो टैंक का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 60 डिग्री के तक चला जाता है. कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है, कभी कभी मतलब देयर विल बी सम ट्रबल शूटिंग इश्यूज कम्स इन द इंस्ट्रूमेंटेशन होता है. वो टेम्परेचर कंट्रोल भी रहता है, मतलब इट इज़ डिज़ाइन फॉर 60 प्लस टेम्परेचर के लिए रहता है. लेकिन कभी कभी टेम्परेचर, और कभी कभी क्या रहता है कि आपका ह्यूमिडिटी का ज़्यादा बढ़ता है, तो देयर विल बी मॉइस्चर काइंड ऑफ स्टफ विल कम. सो कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इसके लिए एनालॉग भी हम लोग यूज़ करते हैं. सो क्या क्या आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, और प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, टेम्परेचर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर. ओके, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्टिकल ब्लाइंड डालते हैं. वो स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स का उस साइड में पाइप का उस साइड में क्या टेम्परेचर है, पाइप का इस साइड में क्या टेम्परेचर है, वो डिफरेंस वो बता देता है. सो दैट इज़ अ थिंग. सो उसके बाद फ्लो कंट्रोल वॉल, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन वॉल्स रहते हैं जो ऑन ऑफ वॉल रहते हैं, फ्लो कंट्रोल वॉल रहता है, और मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्स आर देयर. आई मीन अगर मैं बताने बैठूंगा तो इट विल बी टू मच. उसके बाद लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी ये मैटर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रोक्योरमेंट के मैटर्स में. और उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में मेटल में अगर देखा जाए तो लक्स वगैरह है, ग्लैंड्स वगैरह है, और फेरोलिंग वगैरह है, कंज्यूमेबल्स में आता है. और क्या बोल सकता हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में पेजिंग एलराम सिस्टम भी इंस्ट्रूमेंटेशन में आ जाता है. ओके, अभी मान लो कि बिल्डिंग क्या होता है कि बिल्डिंग एक सिस्टम फॉलो करता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम. वही प्लांट में FM 200. ओके, अभी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का एक सर्टन पैनल होता है जो BMS पैनल बोलते हैं हम लोग. वो पैनल से कनेक्शन पावर में जाता है, वो पैनल से कनेक्शन HVAC में चला जाता है, वो पैनल से कनेक्शन जो है पेजिंग एंड एलराम पे चला जाता है. ओके, इन केस ऑफ फायर जब लगता है बिल्डिंग्स में, प्लांट के अंदर भी बिल्डिंग्स रहते हैं जो सबस्टेशंस वगैरह होता है या एडमिन बिल्डिंग्स वगैरह होता है, तो इन केस ऑफ प्लांट में आग लग जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले फायर होने के लिए मेन चीज़ लगता है एयर, ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है, मतलब लाइक एयर कौन सप्लाई करता है? HVAC. अब HVAC का क्या करते हैं लोग? HVAC को ये लोग इसमें सिस्टम में क्या करते हैं, द मोमेंट फायर डिटेक्ट हो जाता है, HVAC का जो फ्लो को है वो कंट्रोल कर देता है. मतलब रेगुलर फ्लो जैसे होता है ना, उसको बंद कर देता है, और एक सर्टन इसमें वो उसका जो लूवर्स होता है उसको बंद कर देता है. या तो फुल शट करता है या तो सर्टन. उसमें क्या होता है, उसमें आग को फायर होने के लिए इट इज़ नॉट गेटिंग द इनफ दिस वन द एयर. पहली वो चीज़. दूसरा चीज़ क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो मेन स्विच होता है, द इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल सिस्टम शट कर देता है.
तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस कम हो जाता है। मान लो फायर लग गया, फायर सर्विस स्प्रिंकलर वगैरह ऑन हो जाता है, तो अगर इलेक्ट्रिकल का अगर पावर ऑन रहेगा तो देर में भी चांस ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन। सो BMS पैनल क्या करता है, द मोमेंट गॉट फायर सबसे पहले इसको बंद कर देता है। ओके, और ये जो है आपका HVAC का, उससे पहले HVAC का लूवर्स को क्लोज कर देता है ताकि एयर बाहर ना जाए, और इधर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो है वो बंद हो जाए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी लाइट्स वगैरह ओनली ऑन रहता है। और उसमें भी क्या हो रहता है कि हम लोग जब लाइटिंग सेटअप करते हैं इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर एक इमरजेंसी लाइट रहता है। ओके, एक इमरजेंसी लाइटिंग, एक सर्किट रहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इसका सर्किट रहता है, क्या नाम है आपका, आउटलेट का सर्किट है जिसमें हम लोग कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट करते हैं। और दूसरा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 सर्किट करते हैं हम लोग। एक इमरजेंसी सर्किट एक करते हैं, वो इमरजेंसी सर्किट सिर्फ उसके लिए जब आप फायर लग जाता है, भाग दौड़ करने के टाइम में आपको एटलीस्ट सीढ़ी तो दिखना चाहिए। सो उसके लिए एक इमरजेंसी लाइट का एक सर्किट हर एक फ्लोर में हम लोग ऑन करके रखते हैं, ताकि वो बंदा जो भी जा रहा है उसको एटलीस्ट अपना लिफ्ट या मतलब सॉरी वॉकवे जो है, स्टेयरकेस जो है, उसको नज़र आए। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। और इधर बाकी तो पूरा शट हो जाता है। और दूसरा आप सोच रहे होंगे अगर पावर शट होता है तो ये कैसे काम करता है, अपना फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। फायर फाइटिंग सिस्टम्स के लिए अलग से एक डीजल जनरेटर सेटअप किया जाता है, एंड दैट इज नॉट लिंक विद दिस इलेक्ट्रिकल पावर। वो क्या करता है, बिल्डिंग को सिर्फ और सिर्फ पेजिंग और अलार्म सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम को पावर करता है। वो द मोमेंट फायर हो गया, यहाँ पे ट्रिगर हो गया, वहाँ से इंस्ट्रूमेंटेशन से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे डीजल जनरेटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, इसमें लाइन में कनेक्टेड नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है। एंड इट इज़ कनेक्ट, उसका जो नेटवर्क है ओनली टू द फायर फाइटिंग सिस्टम। वो फायर फाइटिंग सिस्टम का जितना भी अप्लायंस है उसको एनर्जाइज कर देता है, स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाता है, और जो भी पेजिंग अलार्म्स जो भी है, अनाउंसमेंट हो गया, सायरन हो गया, सब बजने लगता है। और ब्लिंकिंग लाइट जो बिल्डिंग के बाहर जो हम लोग स्ट्रोब लाइट बोलते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस में होता है ना स्ट्रोब लाइट, वो स्ट्रोब लाइट भी ऑन हो जाता है, ताकि सबको पता चले कि उधर फायर लग गया। ठीक है, ये सब चीज़ होता है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो बिल्डिंग मैनेजमेंट, वही चीज़ प्लांट में हम लोग FM 200 बोलते हैं। ओके, FM 200 का वेरियस चीज़ें रहती है, अलग अलग एरिया में, बहुत हज़ार्डस एरिया में बहुत सारा जो VOC और बेंजीन का, प्योर बेंजीन का क्या बोलते हैं उसको, स्मोक डिटेक्टर्स रहता है, और सबस्टेशन के अंदर स्मोक डिटेक्टर्स रहता है। सो ऐसा करके अलग अलग वेराइटी का, दैट इज FM 200, FM 2000 या FM 200 कुछ ऐसा कुछ है, तो वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो दिस ऑल इन द मेटल्स में आ जाता है। वो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कवर होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे कि हमने इसमें चेक किया, उसका MTC चेक करना पड़ता है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है, उसका वारंटी चेक करना पड़ता है, और उसका रेटिंग, आपका केबल्स का जो भी है, जो अनआर्म्ड, आर्म्ड, इंडिविजुअल इंसुलेशन, ओवरऑल इंसुलेशन, और नंबर ऑफ पेस, इसमें पेस होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में पेस होता है। ब्लैक एंड व्हाइट के केबल्स होते हैं, उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट के उसको एक पेस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पेस 16 पेस का, 24 पेस का। और रही बात FOC में भी ऐसे रहता है, नंबर ऑफ वायर्स रहता है जो FOC का वायर्स रहता है। सो ये चीज़ उसमें भी 24 का रहता है, 48 का रहता है। तो दिस इज ऑल फाइबर ऑप्टिक केबल्स का रहता है। और साथ में जंक्शन बॉक्स है, तो उसमें 16 पेस, 24 पेस, ऐसा करके अलग अलग ये रहता है। और उसके बाद फील्ड का इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, उसका भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह चेक करना पड़ता है, डाटा शीट के हिसाब से उसका रेटिंग वगैरह चेक करना पड़ता है, उसका वेरिएशन, उसका जो प्रेशर, टेम्परेचर कौन सा रेंज का है, वो पूरा उसमें डिफाइन करता है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है अगेंस्ट द मेटल रिक्वेस्ट। सो ये इंस्पेक्शन हो गया, पहला इंस्पेक्शन मेटल्स का। और मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इंस्पेक्शन जब QC इंस्पेक्टर करने जाता है, सबसे पहला मेटल अप्रूवल रिक्वेस्ट, यानी कि जो मेटल अप्रूव हुआ है वो चेक करेगा, किस मेटल का अप्रूव हुआ और कौन सा मेटल आया है, वो क्रॉस चेक करेगा। ओके, और वही चीज़ प्रोक्योरमेंट क्या करता है, जो मेटल अप्रूव होने के बाद वही चीज़ को अटैच करके, जो अप्रूवल का जो रिक्वेस्ट होता है पूरा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके वेंडर को PO इश्यू करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वही मेटल आना चाहिए, तो उसको क्रॉस चेक करते हैं QC इंस्पेक्टर। ओके, तो उसमें भी अलग अलग चीज़ होती है। कभी कभी मेटल
एज पर द स्पेसिफिकेशन रहता है लेकिन डैमेज रहता है, ओके और ये सब चीज़ रहता है, और इंस्ट्रूमेंटेशन का कैलिब्रेशन नहीं हुआ होता है, तो ये सब चीज़ होता रहता है। तो दोज थिंग्स हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय द क्यूसी इंस्पेक्टर। वो पहला उसका रोल है। सेकंड रोल है फील्ड इंस्पेक्शन। क्या क्या रहता है, मैं एज आई टोल्ड यू, फील्ड इंस्पेक्शन फ्रॉम द कंट्रोल रूम, यानी कि आपका जो कंट्रोल पैनल्स, आपका जो DCS पैनल है या ESD पैनल है, DCS पैनल से जाता है JB, दैट इज़ प्राइमरी केबल, वो 16 पेयर का 24 पेयर्स का ऐसा रहता है। वहाँ से फिर सेकेंडरी केबल चालू होता है, वो सिंगल पेयर, डबल पेयर या सिंगल पेयर और डबल पेयर ऐसा कुछ ऐसा रहता है। और ये सब चीज़ रहता है, वो जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन भी जाता है, कंट्रोल वॉल में जाता है। और दूसरा जो है आपका ट्यूबिंग का जो रूटिंग फ्रॉम द मैनिफोल्ड से, उनका एक प्लांट एयर, इंस्ट्रूमेंट एयर एक लाइन रहता है, सिस्टम रहता है। इंस्ट्रूमेंट एयर हर एक जगह पे एक मैनिफोल्ड में कनेक्ट होता है, मैनिफोल्ड से ट्यूबिंग कनेक्शन जाता है आपका कंट्रोल वॉल में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो बाद में वो रूटिंग वगैरह चेक करने के बाद हर एक चीज़ का रूटिंग, केबल का रूटिंग, केबल ट्रे का रूटिंग पूरा इंस्पेक्ट किया जाता है। उसके बाद केबल इंस्टॉलेशन किया जाता है। केबल इंस्पेक्शन के हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको केबल पुलिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सो पुल कार्ड बोलते हैं, पुल कार्ड। सो दोस्त हम लोग एंड टू एंड वेरीफाई करते हैं। मैंने क्या लास्ट टाइम भी क्या बोला था कि केबल स्केड्यूल वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपका टर्मिनेशन स्केड्यूल वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्शन, नेक्स्ट इंस्पेक्शन क्या, केबल ले होने के बाद इंस्पेक्शन होता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन करने से पहले ये लोग क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का। उसके बाद वोल्टेज वगैरह आप देख लो, अलग अलग का अलग अलग वोल्टेज रहता है। और उसके बाद टेस्टिंग का जो वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक होता है। कंटिन्यूटी चेक में क्या फाइंड आउट करते हैं, एक एंड में अगर मान लो 24 पेयर्स का है, तो 24 पेयर का कौन सा टर्मिनल में इस साइड में कनेक्ट है, सेम वो उस साइड में भी वही टर्मिनल में कनेक्ट होना। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एक करके चेक करके, चलो 1 2 3 4 हर एक को एक नंबर दिया जाता है। 24 पेयर है तो 24 को 24 अलग अलग 1 2 3 4 ऐसा करके पेयर का नंबर दिया जाता है। सेम उस साइड में, अब उस साइड में भी सेम वायर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, कंटिन्यूटी चेक से। कंटिन्यूटी चेक उसके बाद करने के बाद एक एक करके टर्मिनेशन करना चालू हो जाता है। पूरा टर्मिनेशन फ्रॉम द DCS टू JB टू इंस्ट्रूमेंट, ओके, वो पूरा होने के बाद लाइन चेक किया जाता है एंड टू एंड। उसके बाद हम लोग बोलते हैं इसको, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट वन। पूरा होने के बाद हम लोग फ्रॉम द एंड टू एंड, यानी कि DCS से इंस्ट्रूमेंटेशन तक हम लोग उसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद उसको, आई फॉरगॉट द नेम, मैं रिट्राई कर लेगा बाद में, वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको पूरा पैनल्स को टर्मिनेशन करके उसको क्लोज कर देता है, ओके, पूरा कंफर्म करके उसको क्लोज कर देते हैं। फील्ड कैलिब्रेशन भी होता है, फील्ड कैलिब्रेशन, लूप चेकिंग करते हैं। लूप चेकिंग करने के बाद फील्ड इंस्ट्रूमेंट का भी कैलिब्रेट करता है, ओके। उसमें भी हम लोग 0 25% 50% 75% 100% ये करते हैं, कंट्रोल रूम से उसको एनर्जी देते हैं, तो उधर जाके मेजर कर लेते हैं। वो जो इसमें से जो ये दिया, जो पावर इंजेक्ट किया, वो उधर जाके रीच हुआ, कितना % रीच हुआ करके, थोड़ा बहुत 1% का प्लस और माइनस डिफरेंस रहता है, वो होता है अगर लॉन्ग है तो। दैट इज़ द थिंग। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। उसके बाद पूरा होने के बाद हैंड हमारा प्री कमिश्निंग उतना तक होता है। बाद में प्लांट में वो लोग एनर्जाइज कर लेते हैं, दैट इज़ कम्स अंडर क्लाइंट का स्कोप होता है, जो फाइनल कमिश्निंग का जो होता है। उसके बाद कभी कभी हम लोग फंक्शनल टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्लाइंट बोलते हैं फंक्शनल टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट करो, तो फंक्शनल टेस्ट में भी पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ द रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स इन द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। और उसमें क्या करते हैं, लूप टेस्ट पैकेज बनाया जाता है। लूप टेस्ट पैकेज बना के, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में एक इलेक्ट्रिकल का पैकेज रहता है, इसमें लूप टेस्ट पैकेज रहता है। उसमें लूप टेस्ट पैकेज का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। लूप टेस्ट पैकेज का आपका डॉक्यूमेंट्स सबसे पहला जो है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का डाटा शीट होता है, और उसके बाद PNID होता है, उसके बाद PNID होता है, उसके बाद आपका जो भी इंस्पेक्शन आपने किया है, नॉट नेसेसरी, वो तो बाद में भी कर सकते हैं। लूप PNID होने के बाद आप कौन सा लूप का आप कर रहे हैं, उसका एक अलग से एक लूप डायग्राम बनाया जाता है, वो लूप डायग्राम को भी अटैच किया जाता है। और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट का आप कर रहे हो, जो लूप में जो इंस्ट्रूमेंट है, वो लूप का जो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट अटैच किया जाता है। बाकी केबल ट्रे का वगैरह जो इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो अटैच नहीं करते, बाद में हैंड ओवर कर देते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो वही चीज़ इसमें अटैच किया जाता है। और जो लुक टेस्ट पैकेज का फॉर्म होता है, जो टेस्ट का फॉर्म होता है, वो होने के बाद उसको साइन किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, लुक टेस्ट पैकेज करके उसको कंप्लीट किया जाता है। दिस इज़ द कंप्लीट स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। उसके बाद एज बिल्ट वगैरह जो, एज आई टोल्ड, एज बिल्ट वगैरह जो बनाते हैं, उसके बाद जो है एज बिल्ट बना के पैकेज, हैंड ओवर डोजियर का पैकेज बनाया जाता है। हैंड ओवर डोजियर में सब कुछ होता है, आपका इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, आपका क्या नाम है, आपका इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान के बाद आपका मेथड स्टेटमेंट होता है, मेथड स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है हर एक चीज़ का। उसके बाद आपका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स होता है, उसके बाद P&ID होता है, उसके बाद लुक डायग्राम्स होते हैं। आपका जितना भी आपने ये बनाया लुक टेस्ट का पैकेज बनाया, उसको पूरा इंसर्ट किया जाता है डोजियर में, और उसके बाद एज बिल्ट अटैच किया जाता है, एज बिल्ट अटैच किया जाता है। उसके बाद पूरा होने के बाद फाइनल डोजियर का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह अटैच किया जाता है हर एक। इसके बाद हम लोग मैकेनिकल कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक सिग्नेचर ले लेते हैं क्लाइंट से, दैट विल प्रूव दैट कंप्लीट पैकेज इज कंप्लीटली टेस्टेड एंड एवरीथिंग, हैंड ओवर फ्रॉम द सब कॉन्ट्रैक्टर टू क्लाइंट। ओके, सो वो बना के डोजियर बना के हम लोग सबमिट करते हैं। डोजियर कभी कभी 3 पैकेज हार्ड कॉपी मांगते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी का CD भी हैंड ओवर करना पड़ता है। सो ये सब करके हम लोग उसको हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को। ओके, दिस इज द रोल ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स इन कंस्ट्रक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।